अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर का फ़ैसला आइनी है या गैर आइनी, उसका फ़ैसला कल मुतवक्को है। मुतवक्को इसलिए है कि अभी टेंटेटिव है। चीफ़ जस्टिस साहब ने अपनी ये इंटेंशन शो किया है कि कल वो इसको कंक्लूड करना चाहते हैं, लेकिन जाते जाते जो उनके रिमार्क्स है बहुत ही पावरफुल हैं और बहुत से लोगों को आज रात सारी नींद नहीं आएगी। वो अटर्नी जनरल साहब ने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम जो देने हैं दलाइल देने हैं, उसके लिए मुझे आप परसों का वक्त दे दें, मतलब कल का भी नहीं, बुध का भी नहीं, जुमेरात का टाइम दे दें। तो उसके जवाब में चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इस केस की वजह से निगरान हुकूमत का क़याम रुका हुआ है, कोशिश है कल फैसला सुनाया जाए। तो निगरान हुकूमत तब कायम होती है जब ये प्रोसेस रेजोल्यूशन ऑफ असम्बलीज और हुकूमत की डिसमिसल का कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद निगरान हुकूमत का क़याम जो है वो अमल में आता है। तो चीफ जस्टिस अगर उन लाइन में सोच रहे हैं तो फिर तो अपोजिशन वाले अपने घर जाने का बंदोबस्त करें और इलेक्शन वक्शन की तैयारी करें। लेकिन जो अपोजिशन के वकला हैं और अपोजिशन जो रहनुमा हैं, उनका ख्याल ये है कि ये जो डिप्टी स्पीकर का एक्शन है ये मावरा आइन है। आइन के अंदर इसकी गुंजाइश नहीं थी। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल हो जाए तो स्पीकर के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है जिसको बुनियाद बनाकर वो उस मोशन को रिजेक्ट कर सकें और साथ ही आर्टिकल 5 लगा के पूरी असम्बली को गद्दारी करार दे दें। इस सारे मामले का स्टार्ट होता है 27 मार्च की उस तकरीर से जिसमें प्राइम मिनिस्टर इल्ज़ाम आयद करते हैं कि उन्हें धमकी मिली है, कि उनको रजीम चेंज की धमकी मिली है गैर मुल्क से। और रजीम चेंज की धमकी ये थी कि 7 मार्च को स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद को तलब करके डीमार्च किया, उन्हें अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। डोनाल्ड लू उनके असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर साउथ एशिया, उन्होंने उनसे मुलाकात की और प्राइम मिनिस्टर का जो रूस का दौरा था उस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। सेनेट कमेटी के सामने जब उनसे सवाल जवाब हुआ तो उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से अभी हमने बात नहीं की, हम अभी देख रहे हैं कि उनके साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर आगे कैसे चल रहा है। बड़ा एक अजीबोगरीब सूरत हाल है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जो लबो लहजा इख्तियार किया था वो मुख्तलिफ था। उसमें यह नहीं कहा कि असद मजीद ने एक साइफ़र भेजा या डिप्लोमेटिक केबल भेजी है, उन्हीं की ज़ुबानी सुन लें उन्होंने कहा क्या था। दिखाइएगा जी। हमें पता है कि किन किन जगहों से बाहर से हम पे दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, लिख के हमें धमकी दी गई है। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास ये सबूत है, ये मेरे पास जो खत है ये सबूत है। लिख कर हमें धमकी दी गई है और ये ख़त ये सबूत है। ये ख़त डिप्लोमेटिक केबल थी जो पाकिस्तान के अपने सफ़ीर ने दफ्तर ख़ारजा को भेजी थी। ये एक बड़ा वाज़ेह चीज़ रहनी चाहिए। ये गैर मुल्क ने हमें ख़त तहरीर नहीं था किया, ये भुट्टो वाला ख़त नहीं था जो उसको उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने लिख के भेजा था, वो वाला ख़त नहीं था। ना हेनरी किसिंजर वाली धमकी थी। ये असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने पाकिस्तानी सफ़ीर को एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था और हमारे सफ़ीर ने पूरी उसकी डिटेल लिख के अपने एनालिसिस और तज्ज़िये के साथ वो हमारे दफ्तर ख़ारजा को भेजी थी। ये वो वाली चीज़ थी। अब आर्टिकल 5 जब वोटिंग होनी थी असम्बली के फ्लोर के ऊपर, लॉ मिनिस्टर उठे, उन्होंने तजवीज़ पेश की, उन्होंने कहा कि ये तो गद्दारी के ज़ुमरे में आता है तो आर्टिकल 5 लगाएं इसके ऊपर। उन्होंने आर्टिकल 5 लगा दिया इसके ऊपर। अब ये जितनी अपोजिशन है 197 मेंबर्स उसके बाद इजलास में मौजूद थे, ये सारे इस वक्त गद्दार पाकिस्तान है। तो या तो सुप्रीम कोर्ट कल सारों को टिकटिकी लगा के डी चौक में फांसी लटकाने का हुक्म दे, असूल यही है। अगर ये गद्दार हैं तो कल ये लटकाए जाने चाहिए, रोज़ों के महीने में नेकी का काम हो जाएगा। तो अगर गद्दार नहीं है तो अपनी सफाई मांगेंगे, जिसके लिए आज अपोजिशन लीडर ने एक बयान भी दिया। दिखाइएगा। आज पूरी कौम के सामने इस इमरान नियाजी ने पार्लियामान के 197 मेंबर्स को गद्दार करार दिलवाया है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के जरिए। तो मैं आज मुतालबा करूंगा जनरल बाजवा से जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, मैं आज मुतालबा करूंगा DGISI से जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं कि अगर खुदा ना खास्ता हमने गद्दारी की है तो फिर ये सबूत कौम के सामने ले आएं। क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो मिनट्स पास हुए जिसमें बाहर की बैन-अल-अक़वामी साजिश और ऑपोजिशन का कोई रोल है, तो फिर खुदारा इस बात को सामने लेके आएँ। क्या वो मिनट्स उन्होंने साइन किए गए, क्या वो मिनट्स उन्होंने देखे, वेट किए और इस्टेब्लिशमेंट ने या जिस महकमे ने भी वो मिनट्स बनाए हैं क्या उनकी अप्रूवल थी। अब इसके ऊपर बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी अभी से थोड़ी देर पहले ख़बर शाया की है और हमने इसके ऊपर जो आला सरकारी हलके हैं उनसे तफसील मांगी है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के अंदर जो तफसीलात रखी गई थी, क्या उसमें ये बताया गया था कि अपोजिशन लीडर्स ने अमेरिका की माँ के ऊपर इमरान खान की हुकूमत को गिराने की साजिश की।
अमेरिका ने इसमें पैसा और अपना असर रसूख इस्तेमाल किया? क्या DGISI और आर्मी चीफ ने ऐसे मिनट्स के ऊपर दस्तखत किए? क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ISI, MI, IB उन्होंने इसकी इंडोर्समेंट की? मेरे पास जो जवाब है ये तहरीरी है, मैं उसको पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में कहीं बैरूनी साजिश, धमकी या किसी भी किस्म के अंदरूनी मावनत का जिक्र नहीं है। दोबारा पढ़ रहा हूँ, कौमी सलामती कमेटी के एलामिये के अंदर, वो भी तहरीरी है, ये हैंड आउट का जिक्र हो रहा है, कौमी सलामती कमेटी के एलामिये के अंदर किसी बैरूनी साजिश, धमकी या किसी भी किस्म की अंदरूनी मावनत का जिक्र नहीं है। ज़िम्मेदारों से मुराद आप इसमें प्राइम मिनिस्टर भी शामिल कर सकते हैं, इंटेलिजेंस हेड को भी, आर्मी चीफ को भी, वो सारे वहाँ बैठे हुए थे। ज़िम्मेदार अदारों ने कौमी सलामती कमेटी को वाज़ेह बताया कि इन्हें किसी बैरूनी साजिश या धमकी के सबूत नहीं मिले। ये तहरीरी जवाब मैं पढ़ रहा हूँ जो मैंने लिख के भेजा और मुझे तहरीरी जवाब मौसूल हुआ। ज़िम्मेदार अदारों ने कौमी सलामती कमेटी को वाज़ेह बताया कि इन्हें किसी बैरूनी साजिश या धमकी के सबूत नहीं मिले। कौमी सलामती कमेटी ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के सबूत भी नहीं मिले, किसी किस्म के रवाबत और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश के शवाहिद भी नहीं मिले। ये है जी तहरीरी जवाब, राइटर्स ने भी इसके ऊपर आज स्टोरी की है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मेरे पास तो ये तहरीरी जवाब आ गया, सुप्रीम कोर्ट को ये जवाब कौन बताएगा? अब एक हमारे पास बड़ा मशहूर ज़माना मेमो गेट स्कैंडल है, उसमें नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। इल्ज़ाम यह था कि हुसैन हक्कानी ने वहाँ से अमरीकी कोई वज़ारत दिफा से मिल के कोई ऐसी साजिश तैयार की थी, जरदारी उस वक्त थे इधर, फ़ौज के ख़िलाफ़ कुछ करने की कोशिश की थी। इस वक्त इस मेमो गेट वाले केस के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला तो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कियानी और उस वक्त के DGISI रिटर्न एफिडेविट लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। तहरीरी तौर पर उन्होंने जवाब जमा कराया था कि मेमो एक हकीकत है। तो देर इज़ ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर मैं आपको दे रहा हूँ कि देर इज़ ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि सुप्रीम कोर्ट कल DGISI को तलब कर ले और उनसे ये रिपोर्ट मांगे कि क्या आपको ऐसे शवाहिद मिले हैं कि पाकिस्तान में किसी एक या एक से ज़ायद अपोजिशन लीडर ने अमरीकी हुकूमत की माँ के ऊपर हुकूमत गिराने के रजीम चेंज की कोशिश की है, तो उसके सबूत पेश करें, फिर तो सज़ा है, फिर D चौक है, फिर D चौक में आर्टिकल 6 के तहत फांसी लटकेंगे। और अगर वो ISI चीफ ये जवाब देते हैं कि नहीं मिली, ये इन कैमरा होगा, ये हम जर्नलिस्टों को शायद सुनने का मौका ना मिले, लेकिन जजेस इसके ऊपर अपना फैसला ज़रूर सादर करेंगे। तो अगर वो कहते हैं कि कुछ नहीं मिला तो फिर हो सकता है कि एक क्लीन चिट भी मिल जाए। ये कल की एक मतवक्को डेवलपमेंट है जिसके ऊपर मैं आपके सामने गोशगुजार कर रहा हूँ। हमारे साथ शुरका हैं सेनेटर शिबली फराज साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और SN इकबाल साहब हैं, सीनियर रहनुमा PMLN से। दोनों को वेरी वार्म वेलकम सर। सर पहले आपसे शिबली फराज साहब, ये सारे गद्दार हैं आपके साथ बैठे? देखें, आप इसको इस तरह स्ट्रेट अवे, ये मैथमेटिक्स है नहीं कि आप कहें 2 + 2 4 होता है। आप पहले मुझे ये बता दें, शायद मेरी तवज्जो में कमी थी कि ये जो आपने पढ़ा ये किसका, इसकी सोर्स क्या है? ये वेरी हाईली प्लेस, हाईली प्लेस को छोड़ें, नाम नहीं ले सकते। नाम कैसे नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। जब देखें आप नाम नहीं ले सकते नदीम, तो आप ब्रेकिंग न्यूज कैसे दे रहे हैं? मैं दे सकता हूं, नाम दें आप। मेरे सोर्सेज कह रहे हैं खबर, आप इधर और खबर क्या दे रहे हैं? आप मैं खबर ये दे रहे हैं। एक सेकंड नदीम, बात ये है कि देखें, डोंट फॉरगेट कि आप एक चैनल में बैठे हुए हैं। मैं चैनल में बैठ के जिम्मेदारी से खबर से दे रहा हूं। इशू है, बड़ी जिम्मेदारी से तो आप नाम बता दें। आप, मैं अगर उठा लूं कि जी ये मेरे पास खत है, धमकी आई है, नाम बताया था किसका खत है? एक सेकंड, मैं कैबिनेट मेंबर हूं, मैंने वो देखा हुआ है। आप कैसे, आपने तो सुनी सुनाई बातें की हैं। प्राइम मिनिस्टर ने ये धमकी वाला खत है, किसका खत है? एक सेकंड पहले तो जो आपने जो थोड़ा सा, मैं माजर चाहता हूं कि जो आपने नादानिस्ता तौर पे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने दानिस्ता तौर पे, आपने जो मिसगाइड किया है, मैं उसको करेक्ट करता हूं। मैंने हकायक बताया, मैं आपकी बात पे ऑब्जेक्शन करता हूं। मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं अपने कदर को नाप तोड़ के देता हूं। आप खुदा नहीं है, मैं कोई भी खुदा नहीं होता, जर्नलिस्ट का काम है अपने फैक्ट चेक करता है। तो सही ना, इतने डिफेंसिव नहीं होना। इट्स नॉट अ मिस्टेक, नहीं, इट वाज ओके। ये खबर है, मैंने खबर रिपोर्ट की है, खबर ऑफिशियल सोर्सेज से रिपोर्ट की है। यू हैव नो राइट टू क्वेश्चन माय न्यूज़। आई हैव एवरी राइट, लाइक यू कैन से कि जी ब्रेकिंग इशू ए डिनाइल। मैं इसको बताता हूं, मैं बताता हूं, लेटर NSC एज अ रिस्पांसिबल कैबिनेट मेंबर, दिस इज हाईली इररिस्पांसिबल this is highly irresponsible statement। आप NSC की मीटिंग में बैठे थे? मेरी बात सुनो, NSC में बैठे थे? एक सेकंड, जब ये लेटर आया और ये कौन भेजता है? हमारा इन्वेस्टर भेजता है। ये प्राइम मिनिस्टर ने बोला था ये लेटर आया है असद मजीद का। ये देखो,
अब आप जो आप बाल की खाल नहीं उतारे, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। एक सेकंड, पूरी कौम को आपने फाइल लगाया, वो जरा बताएं, क्या कहा था दोबारा, मेरी बात बताएं, दोबारा दिखा देते हैं। मैं क्विकली फिनिश करता हूँ अपना पॉइंट। एम्बेसडर होता है क्या? आपके मुल्क की सारी चीजें को हैंडल करता है आपका एम्बेसडर। वो कोई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को या नदीम को या शिबली फराज को नहीं बुलाएंगे अमेरिकन, और ना बाइडन बुलाएगा। उन्होंने जो उनके हाई लेवल बुलाए थे, उन्होंने वो रिपोर्ट किया कि जी ये बातें हुई हैं। ये फंक्शनरी का नाम भी दिया है, डोनाल्ड नाम भी दिया है, और बताया भी है कि क्या कहा गया है कि अगर पाकिस्तान में अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो क्या होगा, और अगर कामयाब हो गई तो क्या होगा, वो सारी कौम को पता है। नंबर 1। नंबर 2 कि जब नेशनल सिक्योरिटी में कैबिनेट में सबसे पहले हुकूमत क्या होती है? कैबिनेट होती है, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। हमें दिखाया गया, किस डेट को? डेट बताइए। ये कोई एक हफ्ता हो गया है, ये 30 मेरे ख्याल मार्च की बात है। डेट एग्जैक्टली मुझे नहीं, प्रोबेबली 30 या 29 होगी, इसका मैं मुझे एक बात बताइए, आप रुकिए अभी यहीं पे। 7 मार्च को मीटिंग हुई थी, 8 मार्च को प्राइम मिनिस्टर को खत आया था, 27 मार्च में जलसे में लहराया था। हमने जब सवाल यहाँ उठाया कि ये कौमी सलामती खतरे में थी तो 3 हफ्तों में कौन सा इकदाम लिया गया, तो 30 मार्च को कैबिनेट को बुला के 31 को उन्होंने NSC की मीटिंग बुला ली। इस तमाम अरसे में प्राइम मिनिस्टर को याद नहीं आया कि नेशनल सिक्योरिटी खतरे में, मुल्क की सलामती को खतरा दरपेश है। प्राइम मिनिस्टर कौन सा और सिंगल रेलेवेंट इदारों को पता था? एक सेकंड, नेम सिंगल हमने सिर्फ इस इशू को नहीं उठाया बिकॉज हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्रीज की कॉन्फ्रेंस आ रही थी। पहली दफा थी कि जिसमें इतने अरसे बाद 57 यार वो इस्लामी मुल्कों को फुटेज चलाए उसकी, वो आप फुटेज ही चला, मुझे क्यों बुलाया? फॉरेन मिनिस्टर उसके साथ मीटिंग कर रहे थे, खुश गपियों में मसरूफ थे, वार्मली ग्रीट कर रहे थे। क्या मतलब है कि पिस्तौल लेके और यूं करके खड़े? वो हमें रजीम चेंज की धमकी दे रहे थे। मैं अभी फुटेज, अच्छा मेरी बात सुनिए, देखिए अभी वन साइडेड शो नहीं चलेगा, दिस इज नॉट वन साइडेड। एक सेकंड, इट इज, आप मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मैंने एक सेकंड जी, ये पहली दफा हुआ है। फर्क क्या है? 40 साल पहले जुल्फिकार अली भुट्टो एक खुददार ममलिकत बना चाहता था, उसकी वो सलाहियत हासिल कर रहा था। नहीं वो सलाहियत हासिल कर रहा था, उसको धमकी मिली, आप क्या कर रहे थे? नहीं एक सेकंड ना, ये बटा फांसी पे लटका दिया ना। साजिश क्या होती है? साजिश क्या आपके कि जी आपके साथ मैं गुस्सा दिखाऊंगा, मैं तो और भी मीठा अमेरिका ने चढ़ाया। अच्छा, दूसरी बात, एक इसके बाद आप पूरे, आपके पास टाइम है ब्रेक तक, आपके पास है, मैं आई विल रिस्पेक्ट दैट, ठीक है ना। लेकिन नदीम, नेशनल सिक्योरिटी, फिर हमने पार्लियामेंट्री कमेटी को बुलाया। पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है? जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज के हेड होते हैं। हमने इनको बुलाया इनके साथ शेयर करने के लिए, इन्होंने बाइकआउट किया। अच्छा, ये नहीं आए अभी वो, तो आप क्या तवक्को करते हैं? और मैं आपको नदीम, विद ऑल द सिंसेरिटी, आप भी उतने पाकिस्तानी हैं, ये भी उतने पाकिस्तानी हैं, मैं भी इतना, कोई ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे 150 या 190 गलत है, कोई भी नहीं कह रहा। आपने तो कहा, कोई नहीं कह रहा, आपने ना मेरे लीडर ने कहा है ना हमने कहा है। हम ये कह रहे हैं कि कई ने इमरान खान के ये अल्फाज हैं कि दानिस्ता या गैर दानिस्ता, जानते हुए ना जानते हुए। पहले तो प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट दोबारा सुन ले, फिर आप जवाब दीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर का जरा स्टेटमेंट दोबारा सुनाइए, मुझे धमकी मिली है, दोबारा दिखाइएगा। हमें पता है कि किन किन जगहों से बाहर से हम पे दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, लिख के हमें धमकी दी गई है। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास ये सबूत है, ये मेरे पास जो खत है ये सबूत है। सर ये सबूत है। अब तो आप गद्दारी के मुर्तकिब हो चुके हैं, आपको लटकाया जाना चाहिए। ये मेरे दोस्त हैं, जितनी ये ऊंची जोर से बोल रहे थे, अगर इनके पास दलील हो तो इनको ऊंचा बोलने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात यह है कि वज़ीर आज़म ने क्लियरली इम्प्लाई किया कि उन्हें किसी गैर मुल्की ताकत ने ख़त लिख के धमकी दी है, और उसके बाद जब हकीकत सामने आई कि ये तो पाकिस्तानी सफ़ीर का एक सफारती मरासला था, जिसे साइफर कहते हैं, और ये रूटीन का एक मरासला था, तो उसके बाद 3 हफ्ते बाद इन्होंने कवर अप शुरू किया। अच्छा, मैं हम इनसे एक सवाल करता हूँ जी, करें। जो असिस्टेंट सेक्रेटरी स्टेट हैं, जो मरकज़ी किरदार हैं इनकी साजिश थ्योरी के, 7 मार्च को उन्होंने पाकिस्तान को धमकी दी। आप वेबसाइट पे जाइए, 15 मार्च को वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की पाकिस्तानी एम्बेसी में
इवेंट होता है, वो स्क्रीन पे डालिए साथ रही है एहसन साहब जो बात बता रहे हैं हमारे उसके पास अंदर की नोट स्पीकर कौन है? डोनाल्ड डू। ये है हमारे पास, साथ साथ चलाते हैं उसको। देखिए बात यह है कि एक शख्स जो आपको इतनी बड़ी धमकी दे रहा है और आपके बकौल वो मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा है, आप उसे एक हफ्ते बाद किस हैसियत में अपने एम्बेसी के अंदर एक फंक्शन में की नोट स्पीकर बुला रहे हैं? इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें सारी एक कहानी है जो बनाई गई। और मैं आपको बताऊं नदीम, जो मेरे नज़दीक सबसे बड़ा नुकसान हुआ है ना, इन्होंने पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की बुनियादें ढा दी। मार्च को वो खातून इस्लामाबाद थी, डिप्टी सेक्रेटरी, ये इस्लामिक जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी और शाह साहब उससे मिल रहे हैं वेरी और वो जो ताल्लुकात की जहते और वो जो एम्बेसडर डोनाल्ड लू है वो 15 मार्च को वो भी नेट पे दस्तियाब है, प्रोड्यूसर 15 मार्च को वो पाकिस्तान एम्बेसी के फंक्शन में की नोट स्पीकर हैं। सो मेरा मकसद है कि आपने पाकिस्तानी डिप्लोमेसी की बुनियादें ला दी। वो कैसे? पहली बात यह कि अब इनकी इस हरकत के बाद पाकिस्तान का कोई सफ़ीर अपने सफारती मरासले में इस बात को इंश्योर करेगा कि कोई उसका ऐसा मतलब निकाल के सर पहले आपका कल होगा क्या? अगर तो आप हैं गद्दार, दूसरी तो कल तो आपको डी चौक पे सलाई मौत वो भी मैं आता हूं, मुझे उसका जवाब। दूसरी बात यह कि हर मुल्क अब ये कह देगा कि पाकिस्तानी सफारतकारों से बातचीत ना किया करो। अब ना कोई हमसे मिलेगा और ना हमारा कोई सफारतकार जो है कोई हमें ऑब्जेक्टिव असेसमेंट देने की बात करेगा। सवाल आएगा, अब ये जो गद्दारी की बात कर रहे हैं, गद्दारी कल आपको सलाई मौत मिल रही है नहीं मिल रही? आपके वज़ीर आज़म कर रहे हैं, सुबह शाम कर रहे हैं। आर्टिकल 5 असेंबली ने लगाया भाई, आर्टिकल 5 आपने किस पे लगाया? अच्छा आप करें, हम सब पे लगाया ना। हम सब पे। मुझे 1,60,000 जो वोटर है नारोवाल का, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मेरी तरह पाकिस्तानी है और मैं भी पाकिस्तानी हूँ और मुझे पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र है। इमरान खान के पास कोई हक नहीं कि करोड़ों वो लोग जो अपोजिशन के वोटर हैं जिनके हम नुमाइंदे हैं उनको वो गद्दार सर कल आप सुप्रीम कोर्ट से या तो आपको सजाए मौत मैं आपके प्रोग्राम के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहता हूं, वो कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन के। चीफ जस्टिस साहब इस बात का फैसला करें, क्या हमने अमेरिका के कहने पे उसकी साजिश के तहत इमरान खान की हुकूमत को उलटने की मकरू साजिश की है? अगर की है तो हमें सजाए मौत दें, और अगर हमने नहीं की तो जिस किसी ने हमारी पाकिस्तानियत को हमला किया है उसको सजाए मौत दें, ये अब आप जो या कम से कम उसको जेल में डालें। पहली बात तो बड़ी बच्चों वाली बात की है, मेरे बड़े प्यारे अच्छे दोस्त हैं कि जी आइंदा हमें कोई हमसे बात नहीं करेगा, उसको लू को क्यों बुलाया, खवातीन को उसमें। यार आपको पता है ये स्टेट की चीजें इस तरह नहीं चलती हैं कि आपने कुट्टी कर ली किसी के साथ, कुट्टी वुट्टी का चक्कर नहीं है। नंबर 1 इस तरह चलती है। नंबर 2 कि जिस तरह से आप कह रहे हैं ना, इसको आप सेंसेशनलाइज कर रहे हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट। आपके जी 21 मार्च को जब अज़रा ज़िया पाकिस्तान आई थी, फॉरेन मिनिस्टर से मिल रही थी, फॉरेन मिनिस्टर ने उससे पूछा आप तो रजीम चेंज की कोशिश कर रही हैं। देखें ये चीजें आपको आके टॉक शो पे बताएंगे, बता दें, आपने जलसों में बता दी, जस्ट मेरी एक बात दिखा सकते, मेरी एक बात सुने नदीम। देखे ना, देखे आप जो है ना, यू आर अ रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट एंड यू नो यू शुड अकॉर्डिंगली, यू नो योर कंडक्ट शुड बी अकॉर्डिंगली। मैं आपको बताता हूं, अगर तो ये बात इन्होंने की है कि इन्होंने 197 के गद्दार सबको कह दिया है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि वी शुड नॉट बी डिस्कसिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट व्हिच इज बिल्कुल और सुओ मोटो है। ये तो नेशनल असेंबली नहीं, नेशनल असेंबली नहीं, आर्टिकल 5 लगाया। नो 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 नो, आप इस वक्त केस किस चीज का डिस्कस हो रहा है? आर्टिकल 5 तो आपने लगाया, मैं डिस्कस कर सकता हूं। नहीं, आप नहीं डिस्कस कर सकते, फैसले को नहीं डिस्कस नहीं नहीं, देखिए आप यार करें सौदा कुछ। अगर आपने जिस तरह इन्होंने गालियां दी हैं इदारों के हेड्स को, आप भी दे दें, मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह के आप कह रहे हैं कि 197 को दे दिया, इनके लीडर ने, ये स्लेव मेंटालिटी है। कौन सी गुलामाना मेंटालिटी, जो क्या कहते हैं कि बेगर्स आर नॉट चूजर। यार इसी भिखारी हैं हम, पूरे पाकिस्तान 22 करोड़ को भिखारी बना दिया। बेकारी तो आपने बनाया, दूसरे लीडर ने आपकी पॉलिसी में लगा दिया। वो लंगर खाने खोल के बेकारी बना दिया। मैंने तो इंटरप्ट नहीं किया, ठीक है ना। हमने, इन्होंने बेकारी कर दिया। ये वो गुलामाना सोच है, अंग्रेज है तो झुक जाओ, ये इनकी लीडरशिप है।
ये ऐसे ही हुआ है और ये कोर्ट में प्रूव भी हो जाएगा। अब बताइए। देखिए, हम कोर्ट को हम रिस्पेक्ट करते हैं, जो भी। आई विल नॉट कमेंट, जवाब ले लें फिर ब्रेक पे ऑन द जाना है। प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट। ये आपकी गुलामाना ज़हनियत है, आप गद्दारी के मुर्तकिब हैं या नहीं है, एक फैसला होना है कल। बेकारी है कि नहीं कहा है कि नहीं कहा है, बेकारी भी और गद्दार भी। पहली बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी हुकूमत थी जिसने अमेरिका के 5 फ़ोन कॉलों के मुकाबले में पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया। हम शहबाज शरीफ ने ये काम बेकारी है। अच्छा देखिए, वो उन्होंने एक और बात की जिसको ट्विस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने खुद मुख्तार होना है तो हमें मईशत को मजबूत करना है। नदीम, पाकिस्तान के 4 इकनॉमिक स्टेक होल्डर्स हैं। चीन है, यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका है और खलीजी ममालिक हैं। इस हुकूमत ने आते साथ पहले सीपैक को बर्बाद करके चीन को पीछे किया, फिर यूरोपियन यूनियन के साथ ताल्लुकात दाव पे लगाए, फिर अब अमेरिका के साथ ताल्लुकात दाव पे लगा दे और खलीजी ममालिक के साथ भी हमारी सर्दमहरी कर दी। मुझे बताएं कि गद्दार कौन है कि जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक स्टेक होल्डर्स के साथ पाकिस्तान के अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपको रिलीफ ना दिया, आप इलेक्शन लड़ने के लिए नायल हैं, आपको आपका मुखालिफ उम्मीदवार कहेगा आप पे आर्टिकल 5 लगा हुआ है, आप गद्दार हैं, इलेक्शन से भाग रहे हैं, इलेक्शन से भाग रहे हैं, वेरी सीरियस मैटर, इलेक्शन से भाग रहे हैं भाई। मुखालिफ फ्री भाई, आप तो टमाटर अंडे पड़े इनको। आप तो कहते थे कि 5 साल से एक दिन कम नहीं आएगा। इनकी मिसाल ऐसे है कि वो एक लतीफ़ा है, सुन लें, लतीफ़ा है कि एक मरासी को ना वो फांसी हो गई, उसने फांसी से 2 दिन पहले से आगे भी सोचे खुदकुशी कर ली, तो उसके घर वालों ने मिठाई बांटी कि जी वो फांसी हुई सी ते असी फांसी तो बच गए हैं। ये आखिर में इन्होंने यही कहना है। सर, आपका मुखालिफ आर्टिकल 5 लगने के बाद आपको इलेक्शन लड़ने देगा? देखिए, आर्टिकल ये तो हमारे आप पे तो आर्टिकल 5 लगा हुआ है, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। चीफ जस्टिस से हमारी आप गद्दारी के मुर्तकिब हो चुके हैं। चीफ जस्टिस से ये मुतालबा है कि फैसला करें कि क्या हम गद्दार हैं या हम पे झूठा इल्जाम लगा लगाएं, ये और जिसने झूठा इल्जाम लगाया उसको जेल में डालें, और अगर आपने गद्दारी किया तो डी चौक में, हमें डी चौक में फांसी दें। बिल्कुल। ब्रेक ले लें जी, ब्रेक से वापसी पे बात करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम में बहुत धुआंधार बातें हो रही हैं, कुछ साथ साथ बयानात भी देख लेने चाहिए। प्रोड्यूसर साहब, पहले कौन सा बयान दिखाएंगे? प्राइम मिनिस्टर ने जो यूरोपियन यूनियन के सुफरा के मतलब हाल ही जलसों में एक जिक्र किया था, एक वो बयान है और एक ये बयान का वो है, वो कहते हैं हम कोई गुलाम है, इनकी बात सुन लें। एक उससे पहले वाक़या हुआ था, यहाँ से एक तंजीम ने मुतालबा किया था फ्रांसीसी सफ़ीर को निकाल दीजिए, उसके ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट दी थी, दिखाइए। तो इसका पहले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना लगा फ्रांस को, लेकिन मैं आपको ये बताऊं पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे बड़ा फ़र्क ये पड़ेगा हमारे मुल्क को कि बड़ी मुश्किलों से हमारी माईशत उठ रही है। बड़ी देर के बाद पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री ऊपर जा रही है और लार्ज स्केल इंडस्ट्री बड़ी देर के बाद उठ रही है, नौकरियां मिल रही हैं लोगों को, हमारे मुल्क में दौलत में इजाफा हो रहा है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हमारा रुपया मजबूत हो रहा है। बड़ी देर के बाद रुपया मजबूत होता जा रहा है। जब रुपया ऊपर जाता है तो मसलन पेट्रोल और डीजल सस्ता किया है, बाहर की जो चीज़ें। इतना बयान का लंबा बयान है, वो कहते हैं उसको सफ़ीर को फ्रांस को नहीं निकालना, हमारी बरामदात हो रही है, हमारा नुकसान हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन एज ए ब्लॉक, लार्जेस्ट जो हमारा ब्लॉक है एक जिससे हम ट्रेड करते हैं वो यूरोप है, और लार्जेस्ट सिंगल कंट्री वो यूनाइटेड स्टेट्स है। प्राइम मिनिस्टर ने सुनिए अभी यूरोपियन यूनियन का मतलब क्या कहा था। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स ने मिल के खत लिखा कि इमरान खान को और हमारी हुकूमत को रूस के खिलाफ बयान देना चाहिए। अब ये सारे प्रोटोकॉल के खिलाफ है, ये सारे डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है कि एम्बेसडर्स ओपन लेटर लिख दें। और मैंने उनकी सही तनकीद की, मैंने उनको यह कहा कि तुमने हिंदुस्तान से इस तरह जुर्रत है खत लिखने की, और किसी मुल्क को लिखोगे ऐसा खत? ये जलसों में करने वाली बातें बहरहाल किसी सूरत नहीं थी, ये किसी और तरीके से डिप्लोमेटिकली हैंडल करने वाला मामला था। पहले इशू को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया, इस इशू पे एक सियासी मुश्किल है
तो उसके लिए जलसों में जाके दिखाना एंटी अमेरिकनिज्म, एंटी वेस्टर्न अपने आप को पॉस्चर देना ज़रूरी है। इसके जवाब में आर्मी चीफ ने भी एक बयान दिया। प्राइम मिनिस्टर जो कुछ जलसों में नारे मार रहे हैं, आर्मी चीफ ने एक बैलेंसिंग एक्ट करते हुए ये बताया कि ये मुल्कों से हमारे ताल्लुक बड़े मैटर करते हैं, हमारी उनसे बरामदात हैं, हमारी उनसे ट्रेडिंग रिलेशन हैं। अब मैं किसकी बात मानूँ सर? देखें, जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं और जो आर्मी चीफ कह रहे हैं, दोनों अपनी जगह पर ठीक बात कर रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर ने कब कहा कि यूक्रेन के साथ रशिया ने जो किया है वो ठीक किया है? प्राइम मिनिस्टर ने तो ये कहा, ओपिनियन है कि हम किसी और ब्लॉक के लोगों के कहने पे हम कंडेम करें कि जी मुझे इस तरह ये कहें कि आप कहें कि नदीम मलिक ठीक आदमी नहीं है। मैं क्यों कहूँ? अगर तो मेरी इकोनॉमिक वो जुड़ी हुई है इनके साथ तो मैं नहीं कहूँगा। इवन इफ आई बिलीव कि नदीम मलिक ठीक आदमी नहीं है। यही मुल्कों का भी होता है। आर्मी चीफ कह रहे हैं हमारे अमेरिका से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, यूरोप से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। नो बिल्कुल देखें हैं। आप कह रहे हैं वो आपकी हुकूमत गिरा रहे हैं। देखें हमारी फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट कर रहे हैं मुल्क को। देखें क्या एक बड़ा जरूरी मसला है ये मसला ना रशिया का है ना यूक्रेन का है, ये मसला इंटरनेशनल लॉ का है कि क्या एक बड़े मुल्क को ये हक है कि वो किसी सॉवरन मुल्क को जो उससे छोटा है उस पर इन्वेजन कर सके। देखिए, अगर हम इस प्रिंसिपल पे आंखें बंद कर लेंगे, खुदा ना खास्ता कल भारत हमारे ऊपर हमला करता है, हम दुनिया के सामने क्या जाके कहेंगे कि क्यों हमारे ऊपर हमला किया, आधा मुल्क उड़ा दिया, तो आप कहते हैं कि जी क्या किया? खुद मुख्तारी के ऊपर खुद किसी भी मुल्क की जो सॉवरेनिटी है उसके लिए बात करना ये हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है। इट इज नॉट कि वेदर वी आर स्टैंडिंग अगेंस्ट रशिया और वी आर स्टैंडिंग फॉर यूक्रेन। ये एक बड़ा फंडामेंटल प्रिंसिपल है इंटरनेशनल लॉ का। अगर आप इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल्स पे फॉरेन पॉलिसी नहीं चलाएंगे, कल को खुदा ना खास्ता आपके खिलाफ एग्रेशन होगा, आप कैसे दुनिया से मदद मांगने के लिए जाएंगे? तो ये लेकिन एहसन साहब, जो प्राइम मिनिस्टर ने बयान जलसों में दिए, अमेरिका हमारी हुकूमत गिराना चाहता है, यूरोप यूनियन कौन होता है, और आर्मी चीफ का बयान, ये दोनों एक जैसे बयान नहीं है। करने लगा हूं। वो एक एलिस इन द वंडरलैंड का चैप्टर होता था, मैट टी पार्टी, मुझे याद है हमारे निसाब में, उसमें एक किरदार होता था डॉर्माउस, शायद डॉर्माउस। वो स्लीपी कैरेक्टर होता था, उसके घड़ी होती थी जेब में, जब उठना उसने अपनी मर्जी से घड़ी को सेट करना, टी टाइम, लंच टाइम। ये भी इसी तरह जाब्तों को अपनी सहूलत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तबाह कर दी। मैंने आपको बताया चीन के साथ ताल्लुकात खराब, यूरोपियन यूनियन के साथ खराब, अमेरिका के साथ खराब, खलीजी ममालिक के साथ खराब। क्या कर रहे हैं आप? नदीम देखें, हम अगर 70s जब अफगान इंवेजन हुई उस वक्त से लेके हमने पूरी दुनिया के लिए अपने 80,000 लोग, हमारे जवान शहीद हुए, हमारे फौजी भाई शहीद हुए, सिविलियन और फोर्सेस के लोग शहीद हुए, हमारी इकोनॉमी तबाह हो गई, हमारे अंदर कल्चर बदल गया। क्लैशन, मैं खैबर पुख्तूनख्वा का हूँ, वो खैबर पुख्तूनख्वा नहीं है जब हम छोटे थे, हम बड़े हो रहे थे। ये कीमत अदा की। आप समझते हैं कि किसी ने हमें किसी ने पूछा उसके बाद? हमारा मुल्क आज भी स्ट्रगल कर रहा है। क्यों? हमारे रिजर्व्स हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं। ये चीज़ हुई है कि ये जो गुलामाना, ये जो हर चीज यस सर कर दी आपने, दूसरे मुल्क को तो आप पे चढ़ाई करेंगे। देयर इज नो फ्री लंच। कौन कह रहा है? देयर इज नो फ्री लंच। कौन यस सर? हमने अपनी सॉवरेनिटी को क्या करें? देखिए, हमने विद इन डिप्लोमेटिक नॉर्म, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगेंस्ट द डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल है कि आपको कल जो है तो आपको कोई उधर का कोई चपरासी फोन करेगा। चपरासी वो नहीं जिसके के अकाउंट में 4 अरब रुपए पड़े हो, जिस तरह इनके लीडर में पड़े हो। मुझे आप ये बताएं कि अगर हमने अपनी नेशनल की हमायत करते हैं, मुझे नहीं, ये हमारी फॉरेन ऑफिस का जो ओपिनियन है वो हमारे, हम देखें, आप मिनिस्टर हैं, नहीं मैं मिनिस्टर, ओके, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है? हम किसी की जंग में शामिल नहीं है, हम अमन में हर एक के साथ हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, चाहे चाइना हो, कोई भी मुल्क। आज 185 रुपए 23 पैसे पे इंटरबैंक में रुपया बंद हुआ है। 185 रुपए 23 पैसे। नदीम, ये जो सारा ड्रामा रचा रहे हैं ना, असल बात यह है कि 4 सालों के बाद ना इनके पास ये पता था कि 1 करोड़ नौकरी कहाँ गई, ना इनको ये पता था 50 लाख घर किधर, वेरी गुड, ना इनको ये पता था कि पाकिस्तान की बिजली और गैस क्यों नहीं सस्ती हुई, ना ये लोगों को ये कह सकते थे कि घी, आटा, दाल, चीनी जिसको उन्होंने कहा था सस्ता करना है वो किधर गया, ना इनके पास ये जवाब था कि क्यों इनके दौर में कश्मीर सरेंडर हुआ, ना इनके पास ये जवाब था कि 1 साल में 14 दर्जे करप्शन के ऊपर पाकिस्तान क्यों गिर गया।
असल में इनकी कारकर्दगी 0/0 थी। इन्होंने कौम को उलझाने की कोशिश की है कि जी हम बड़े किंग, तो हमने तो अपनी हुकूमत खत्म कर दी बकौल इनके, वो तो मैंने खत्म कर दी। मैं आपको बताऊं, जॉब्स की बात हमारे एक सेकंड तहरीक अदम इत्तेमाद के डर से की है। अच्छा है, जब शुरू किया है तो अब सुनो, के डर से की है, अब शुरू किया है तो सुनो। कहते हैं इकोनॉमी, इनकी 5 साल की हुकूमत में 50 लाख नौकरियां नहीं पैदा हुई। हमारे 3 साल में 57 लाख नौकरियां हुई कोविड के बावजूद। वो हमारी रेमिटेंसेस, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस, उसके हमारे एक्सपोर्ट्स हिस्टोरिक हाई, हमारे जो हिस्टोरिक हाई। और दूसरी बात देखो, $35.39 बिलियन, मैं नदीम जिसको मैं जानता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा नेक आदमी है, एक खुदा से खौफ रखने वाला आदमी है, इस्लाम पे उसको फ़ख्र है कि वो मुसलमान है, नदीम मलिक, ये मैं जानता हूँ, मैं इसकी गवाही देता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि ये काम छोटा काम है जो कि इस्लामोफोबिया का, यानी हुर्मत रसूल के लिए जो प्राइम मिनिस्टर ने, ये जो आपने TLP का दिखाया था जो फ्रांस के साथ था, प्राइम मिनिस्टर ने ठीक कहा था, ये एक लोकल वो थी, पार्टी थी जो कि एक ऐसा डिमांड कर रही थी जिसको कि हम नहीं एक्सेप्ट करते। अब ये है कि ये फॉरेन मुल्क मैंने एक ब्रेक लेनी है, लेकिन आपने क्योंकि कहा है तो इस पे मैं प्रोड्यूसर साहब एक जुमला कहना चाहूँगा। मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर को माफ़ी मिलने के लिए उनकी UN की स्पीच काफ़ी है जो उन्होंने UN जनरल असम्बली में की थी, उनको माफ़ी अल्लाह ताला से मिलने के लिए काफ़ी है, लेकिन मुल्क से निज़ाम हुकूमत नहीं वो चला सके, इसलिए मैं दो चीज़ों को इकट्ठा नहीं जोड़ सकता। नहीं, मैं ये नहीं अल्लाह से माफ़ी मांगने के लिए वो स्पीच काफ़ी है। इस्लामोफोबिया के लिए काम ठीक जो है ना बात वाले वो नहीं। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। ब्रेक। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। एहसन इकबाल साहब, अब मामले का हल चाहिए। पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि जहां हम खड़े हैं, जहां इकॉनमी स्टैंड करती है कि हम बेयकीनी में रहें। मुल्क और रियासत के लिए सबसे फंडामेंटल चीज़ आइन होती है, क्योंकि ये वो फ्रेमवर्क है जिसके साथ एक रियासत चलती है। क्या डिप्टी स्पीकर को इख्तियार था रिजेक्ट करने का? स्पीकर ने पाकिस्तान के आइन पे हमला किया है, आपके ख्याल में इख्तियार नहीं था? बिल्कुल इख्तियार नहीं था। कल फिर कोर्ट फैसला करते। ये आर्टिकल 95 को और आर्टिकल 5 को उसने मिस एप्लीकेशन ही नहीं की, बल्कि सबवर्ट किए कॉन्स्टिट्यूशन को। और सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ा सिंपल सवाल है कि क्या आइन का आर्टिकल 95 डिप्टी स्पीकर को ये इख्तियार देता है? अगर इसके ऊपर कोई नरमी दिखाई गई तो पाकिस्तान के आइन को आप भूल जाएं, उसमें एक ऐसा चोर दरवाजा खुलेगा कि इसके अंदर से वो चीजें दाखिल होंगी कि आप सोच के भी आज कहां पे जाएंगे। सर, आपको तो कल सजा मिलेगी। डिफाइनिंग मोमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट कल शाम 5 बजे होल्ड करती है और जिन लोगों ने इसको तोड़ा है उनको जेल भेजती है कि नहीं भेजती। इसलिए मैं ये कह रहा था, और इसलिए जो विजडम कहता है ना कि जब केस सब जुडिस हो तो उस पर बहस नहीं करनी चाहिए। अभी जो इसने बातें की हैं एहसन इकबाल ने, दिस इज डायरेक्टली putting pressure on judiciary, which they were not. ये वकील हमारा ये वकीलों ने बातें की हैं, क्या छोड़े यार, वकीलों ने की। आपने कोर्ट तो नहीं किया वकील को, नहीं वकील तो करेंगे। वकीलों ने ये बातें जो मर्डर का केस होता है, क्लाइंट होता है, उसको भी, उसके जो कातिल होता है उसको भी डिफेंड करता है। मेरे भाई वो ये बात ना करें। लाइव टेलीकास्ट हुई है, 22 करोड़ लोगों ने ये डकैती देखी है, ब्रॉड डे लाइट डकैती थी आइन के ऊपर। आपने आइन मेरा है, आई विल स्टैंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आइन में जितने खड़े हुए आप, हमें पूरे पाकिस्तान को पता है। 22 करोड़ लोगों ने देखा, आप मुझे ये बताएं, डकैती डाली है आपने, डकैती आपने तो मुल्क के खजाने पे डकैती डाली है यार। मैं आपको बताऊं, देखें ये तो एक काउंटर आर्गुमेंट्स, इस बहस का कोई फायदा नहीं है। मैं जो ये कह रहा हूं ना, देखें अदालत ने फैसला करना है, वो फुली आज़ाद हैं, वो जो भी फैसला करते हैं हम रिस्पेक्ट करेंगे। ये पॉइंट है। आई विल नॉट गो इनटू द मेरिट्स ऑफ केस बिकॉज आई एम नॉट क्वालिफाइड, नॉर इज ही क्वालिफाइड। दिस tantamount to interfering in the work of judiciary जो ये बातें कर रहे हैं। कल इस बात का कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तलब कर ले DGISI को और उनसे पूछे कि बताइए कि क्या मुल्क के खिलाफ साजिश हुई थी, क्या गद्दारी हुई थी, क्या अमेरिका की माँ के ऊपर रजीम चेंज की कोशिश की गई थी। तो जो आला सरकारी ज़राए हमें बता रहे हैं, मैं दोबारा पढ़ के कह रहा हूँ, और ये मैं बड़े बावसूख ज़राए को कोट कर रहा हूँ कि किसी किस्म के रवाबत और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश के सबूत नहीं मिले। यहीं पे प्रोग्राम एंड करते हैं। एहसन इकबाल साहब और शिबली फराज साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।